आधिकारिक रूप से मनने वाला यह अमृत महोत्सव, इसके साथ एक और ऐतिहासिक बात जुड़ी है और वो यह है कि 75 वर्ष में यह पहला वर्ष है जिसमें आधिकारिक रूप से भारत के विभाजन को रेखांकित किया गया। बीता हुआ कल 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिन था और भारत ने पहली बार उस वक्त बलिदान हुए अपने स्वजनों के लिए कुछ 2 मिनट का मौन रखा। अपने उन बलिदानियों को याद करके एक मौन पदयात्रा भी निकाली। यह एक अजीब संजोग है, जैसे समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों निकलते हैं। हमारी आज़ादी के आंदोलन में भी कुछ ऐसा हुआ कि एक ओर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी ओर विभीषिका के दिल की स्मृति कर रहे हैं। लेकिन यह अपने आप में ऐतिहासिक है। अच्छा होता कि यह मौन रखने के लिए 75 साल इंतजार न करना पड़ा। दीनदयाल शोध संस्थान में प्रतिवर्ष हम द्विराष्ट्रवाद, इसके प्रतिकार में अखंड भारत परिसंवाद करते हैं। यह 35 वर्ष पूरे हो गए। 35 वर्ष से दीनदयाल शोध संस्थान में यह कार्यक्रम होता है। सामान्यतया ये कार्यक्रम हम नीचे सभागार में करते हैं तो वहाँ बैठने की सुविधा होती है, पर इस बार सभागार में नहीं कर सके क्योंकि वहाँ कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ हैं, दिक्कत है, एसी नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ ऊपर बैठे हैं। या जगह कम है, थोड़ा सब लोग इस जगह को देखकर भी बैठेंगे। हर वर्ष हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो इस विषय के बारे में अपनी जानकारी रखते हैं, तो वह महत्वपूर्ण होती है। 35 साल पहले जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब हमारे पास ऐसे लोग थे जो पिछली पीढ़ी के लोग थे जिन्होंने उस मंजर को देखा था। सब दलों के लोग थे। जॉर्ज फर्नांडिस थे, सुशील शिंदे थे, बसंत साठी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, अडवाणी थे। ये सभी लोग इस कार्यक्रम में आए। सिकंदर बख्श साहब, सईद नकवी, पाकिस्तान के एम्बेसडर, बांग्लादेश के एम्बेसडर और इस देश के प्रतिभावान लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। अब पीढ़ी बदली है, उस पीढ़ी के लोग नहीं हैं। अब तो मेरी ही पीढ़ी के लोग या मुझसे भी छोटे। तो इसलिए इस मंच का स्वरूप क्रमशः बदलता रहा है, आज भी बदला हुआ है। आज के इस समारोह में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए भारतीय परंपरा की एक आध्यात्मिक धारा, श्रवण धारा, उसके पूज्य श्री हेम श्रवण विजय जी महाराज हम लोगों के बीच में हैं। हेम श्रवण जी विजय जी महाराज पांडुलिपि संशोध हेतु प्रवचन श्रुति तीर्थ इनकी स्थापना की है शंखेश्वर तीर्थ, गुजरात में। आप दिल्ली में थे चतुर्मास में। अपने दीनदयाल शोध संस्थान के महासचिव श्री अतुल जैन, उन्होंने हम सब की ओर से आपसे निवेदन किया। आपने कृपा पूर्वक उसको स्वीकार किया। इस सभागार में हम सब उनको प्रणाम करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आप सबने देखा होगा कि जब इतिहास में नई नई बातें होती हैं तो अभी एक नया प्रकार का आंदोलन देश में चल रहा है जिसका नाम है पसमानदा मुसलमान।
ये क्या है, कैसे है, इसकी विवेचना जो आजकल बड़े प्रखरता से करते हैं। आप लोगों को टीवी पर भी देखते होंगे, अखबारों में उनके आलेख भी आते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर फैज़ अहमद फैज़ी, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, हम सब उनको सुनेंगे। डॉक्टर फैज़ी ने मुझे बताया कि पसमानदा मुसलमान देशज मुसलमान हैं, देश में उत्पन्न हुए, देश में उत्पन्न होने को वो रेखांकित करते हैं। और इसलिए जो आज का अपना विषय है वह है देशज मुसलमान और द्विराष्ट्रवाद। हम सबके सुपरिचित हैं, जिनके परिचय की भी यहाँ शायद जरूरत नहीं है, ऐसे श्री के.एन. गोविंदाचार्य। गोविंदाचार्य जी को हम सब जानते हैं, उनके संपूर्ण ऐतिहासिक परिचय की जरूरत नहीं है, पर एक चिंतक, स्वयं सेवक, सक्रिय कार्यकर्ता, यही उनकी पहचान है। बाकी नाम तो बदलते रहते हैं दायित्वों के। अभी हम अपना विषय प्रारंभ करेंगे। थोड़ी सी बैठने ठीक व्यवस्था करते हैं। आप इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए, वो कुर्सी पूरी कर लीजिए। कौशिक जी उधर हो जाइए, अमर जी उधर हो जाइए, आप आगे आ जाइए। बीच की कुर्सी काली न रहे। बीच की कुर्सियां खाली मत छोड़िए। भरू जी आगे आ जाइए। हम सब पंडित दीनदयाल जी के विचारों का स्मरण करते हुए काम करते हैं। दीनदयाल जी का एक बड़ा बोधप्रद वाक्य है, और वो ये है, अखंड भारत सेना के माध्यम से नहीं होगा। खंडित भारत क्यों हुआ है, इसे जानना चाहिए। खंडित भारत इसलिए हुआ है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अखंड भारत का आग्रह रखने की, उन्होंने वह आग्रह छोड़ दिया। अखंड भारत के आग्रह को छूटने का परिणाम है भारत का विभाजन। और अखंड भारत के प्रति निष्ठा, अखंड भारत के प्रति वैचारिक स्पष्टता जितनी भारतीय समाज में आएगी, उतने हम अखंड भारत के निकट होते चले जाएंगे। हम जानते हैं कि वह कौन सी बात थी जिस बात के लिए हमारे पूर्वज अड़ नहीं पाए। वह बात थी द्विराष्ट्रवाद। इस विभाजन की पृष्ठभूमि में जो सैद्धांतिक प्रस्तावना है वह द्विराष्ट्रवाद की है, और इसलिए इस द्विराष्ट्रवाद को समझना चाहिए। इस द्विराष्ट्रवाद को समझेंगे तो फिर एकात्म राष्ट्र, जो कि भू सांस्कृतिक है, जियोपॉलिटिकल नहीं, उस भू राष्ट्रवाद को हम लोग समझ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसी विषय पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले जो इस विषय के तज्ञ हैं, विद्वान हैं, ऐसे डॉक्टर फैज़ अहमद फैज़ी, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया आए और वे अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी मुझे आमंत्रित किया है। समय कम है और 20 मिनट्स के अंदर बात मैं बहुत कुछ इसमें समय व्यर्थ करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, भारत जो अखंड भारत परिसंवाद की जो बात हो रही है, इस देश में जब इस देश को खंड खंड करने का प्रस्ताव चल रहा था, तहरीक लोग चला रहे थे, वो एक ऐसी आवाज़ थी जो अपने आखिरी दम तक इस अखंड भारत के स्वरूप को बचाने के लिए मजबूती से खड़ी थी। वो आवाज़ ज्ञान की धरती नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में जन्मा आसिम बिहारी का नाम था।
जो अपने आखिरी दम तक इस देश के विभाजन के विरोध में रहे। और आप समझ रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। तो ये अखंड भारत परिसंवाद जो है, मैं वहीं से बात करता हूँ उनको स्मरण करके। आसिम बिहारी जी ने 1942 में जब मुस्लिम लीग ने ये करारदाद पास किया था कि हमको एक देश चाहिए धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, तो उस वक्त सबसे जो प्रबल वो आसिम बिहारी के नेतृत्व में जो उनका संगठन था जमीयतुल मोमिनीन, जिसको इंग्लिश मीडिया ने मोमिन कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने विरोध किया और दिल्ली के अंदर 40,000 की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। जानते हैं कि उस ज़माने में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करना एक बड़ी बात है। और मैं उनके घर गया था तो उनकी जो भतीजी हैं 90 वर्षीय हैं, उनसे मुझे पता चला कि एक भाषण उन्होंने कहीं दौरे से आ रहे थे और उनके नालंदा में एक टाउन है बिहार नाम से, गौतम बुद्ध की वो धरती है, वहाँ पे उनको खबर मिला कि लोग जो है अपने सामान बांध कर पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं और बस स्टॉप पे कोई बैलगाड़ी पे अपने बाल बच्चों को लेके वहाँ पहुँच गया है। तो आसिम बिहारी ने वहाँ पहुँच के तेजी के साथ तकरीबन 1.5-2 घंटे की स्पीच दिया। और वो आबरू उनकी भतीजी हैं, 90 वर्षीय उम्र है उनका, वो उन्होंने बताया कि उस भाषण में उन्होंने लोगों को हंसाया भी, रुलाया भी, और डर जो एक मुस्लिम लीग ने उस वक्त एक डर का माहौल बनाया था मुस्लिम समाज के अंदर कि यहाँ अगर हम रह गए तो हिंदू हमें काट डालेंगे, ये कर देंगे, हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। उस डर को आसिम बिहारी ने बहुत बेहतरीन अंदाज में डिफाइन किया कि आप दुनिया में कहीं चले जाओगे आपको किसी न किसी प्रकार का डर रहता है। तो समय चूँकि कम है तो मैं उस भाषण को बस संदर्भ के तौर पे कर रहा हूँ। और फिर वहाँ से लोगों ने जो है उसको पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी की जो परिकल्पना थी उसको नकारते हुए सब लोग अपने घर चले गए। ये एक ऐसी ऐतिहासिक तथ्य है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। भारत बंटवारे के विरोध में जो इस तरह के भाषण की एक है, वो एक खास वर्ग से आने वाले एक खास मौलाना के नाम पे है, जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होके उनका जो है वही उस भाषण की चर्चा होती है। आप उस भाषण में और आसिम बिहारी के भाषण में कंपैरेटिव 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ। मौलाना आज़ाद का जो वो भाषण है वो असल में इस देश में मुसलमान अशराफ को कहते हैं जो बाहर से आया हुआ है। सर सैयद ने उसको डिफाइन भी किया है कि मुसलमान कौन है, जिनके खून से इब्राहिम के खून की बू आए, यानी इब्राहिम एक प्रॉफिट हैं जो अरब में जो बर्न हुआ था। तो हम तो मुसलमान हैं तो हमारे खून में से तो गणेश और शंकर की खून की खुशबू आएगी, हम तो अरब के हैं नहीं। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो शासक वर्ग बाहर से आया है उसी को मुसलमान आज भी समझा जाता है। तो उन्होंने जो प्रतीकों का मौलाना आज़ाद ने प्रयोग किया था कि तुम ये लाल किला छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तुम ये कुतुब मीनार छोड़ के कहाँ जा रहे हो, सब अशराफ बादशाहों के राजाओं के बनाए हुए थे। भारतीय मुसलमानों का कोई उस प्रतीक से नहीं, कोई हमारा संबंध नहीं। लेकिन आसिम बिहारी की जो स्पीच थी वो नालंदा की धरती से उन्होंने उन प्रतीकों का प्रयोग किया जो हमारी रूट थी, हमारी जो सभ्यता संस्कृति की चीज़ थी, हम उससे जुड़े हुए थे। जब आप हमसे कहेंगे अपना घर छोड़ के कहाँ जा रहे, तब हमें बात समझ में आएगी कि हम अपना घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं। आप हमें कुतुब मीनार लाल किला दिखाएंगे तो कुतुब मीनार लाल किला ताजमहल से हमारा क्या संबंध है, ये एक बात। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे उसको कंसीडर नहीं किया गया। मोमिन कॉन्फ्रेंस आसिम बिहारी के नेतृत्व में जो उसका प्रतिरोध था उसको उस तरह से मुख्य धारा की मीडिया ने भी नहीं किया। भारतीय राजनीति में या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस चीज़ को कंसीडर किया। और 1946 का इलेक्शन जिसको ये मुस्लिम लीग के लिए रेफरेंडम के तौर पे माना गया था, मैं उस इलेक्शन की चर्चा करके ही मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा। बातें तो बहुत सी हैं और मैं चाहूँगा कि आप मुझसे सवाल भी करें। इसकी जो देशज मुसलमान है, जो आपने बहुत अच्छा एक इसका उन्वान रखा है, देशज मुसलमान और विभाजन। इस देश में बसने वाला जो देशज मुसलमान कहते हैं उसके लिए आजकल पसमानदा टर्म एक चल रहा है। समय समय पे हर आंदोलन में शब्दावली बदलती रहती है। मैंने पसमानदा शब्द से पहले देशज शब्द का प्रयोग करना शुरू किया है कि हम देशज हैं, हम इस देश के आदि निवासी हैं। कालांतर में किन्हीं कारणों से हम मुसलमान हुए, तो एक अलग चर्चा होगी, इस पर होनी चाहिए कि हम क्यों धर्मांतरित हुए, एक अलग बात है। तो उनके नेतृत्व में जो है
मुस्लिम लीग की जो ट्यूनेशन थ्योरी थी, जो इस देश में जो शासक वर्ग मुसलमान था, दो तरह के मुसलमान हैं, खूब अच्छे समझिए। एक बाहर से आया मुसलमान है जो शासक वर्ग है, उस समय भी था, आज भी था, पाकिस्तान भी उसने इसीलिए ले लिया। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चाहिए और कैबिनेट में मिनिस्टरशिप भी चाहिए, कश्मीर भी चाहिए, सब इनको चाहिए। दूसरे मुसलमान हैं जो देसी मुसलमान हैं, जिनकी भाषा, बातचीत करने का ढंग, पहनावा, ये सारी चीज़ें उस क्षेत्र विशेष के जो अन्य मूल निवासी हैं, आप हिंदू कह लीजिए ब्रॉड सेंस में, अगर सिंधु नदी के इधर जितने लोग रहने वाले सब हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं, उनसे मिलता जुलता है। यानी बनारस का रहने वाला जो पसमानदा मुसलमान है वो भी भोजपुरी बोलता है, वहाँ का हिंदू भी भोजपुरी बोलता है। चेन्नई का जो पसमानदा है वो तमिल बोलता है और वहाँ का जो मूल निवासी जो हिंदू वो भी तमिल बोलता है। लेकिन आप अशराफ वर्ग का मुसलमान देखेंगे, चेन्नई का हो, अहमदाबाद का हो, बनारस का है, कोलकाता का है, उर्दू बोलता है, शेरवानी पहनता है, बिरयानी खाता है। हम जो है दाल भात वाले मुसलमान हैं, चेन्नई वाला दही वो बड़े और वो वाला है, तो वो वहाँ के कल्चर की तरह। गुजरात का जो पसमानदा है वो ढोकला खाने वाला है। तो दो बड़ा फर्क है इस देश में जिसको कंसिडर नहीं किया जाता है और मुस्लिम समाज को मोनोलिथ माना जाता है, बिल्कुल फर्क है। और मैं एक बात कह दूँ, मैंने व्यू में कहा था इंडियन नैरेटिव के लिए कि जो धार्मिक आस्था है हमारी या जो मजहब है और कल्चर है, तो व्यक्ति अपने कल्चर को जीता है, मजहब वो ऑकेजनली जीता है। नमाज पढ़ने जाएगा तब वो मुसलमान दिखाई देगा, ईद बकरीद मनाएगा तब वो, लेकिन वो जब जीता है जो उसकी नॉर्मल जिंदगी है, सुबह उठ के माँ बाप को कैसे विश करना है, बाल बच्चों में कैसे रहना है, लोगों से वार्तालाप, वो उसमें वो अपने कल्चर को फॉलो करता है, वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। हम अपनी माँ से अरबी में नहीं बात करते, उर्दू में नहीं बात करते, हम उस में बात करते हैं जो हमारे कल्चर का, जैसे भाषा है, वेशभूषा है, जो भी हमारी कल्चरल पहचान होती है वही। हमारी माता जी साड़ी पहनती, हमने अपने घर में कभी किसी को कोई अन्य ड्रेस में नहीं देखा, अपनी दादी को, अपनी बुआ को, अपनी चाचियों को, अपनी माता को। अब लोग सलवार समीज हमारी भाभियाँ वगैरह पहनने लगी हैं साड़ी के साथ साथ, क्योंकि अब फैशन में आ गया। तो व्यक्ति अपने सभ्यता संस्कृति को ही फॉलो करता है। हमारे यहाँ शादी ब्याह में आप देखेंगे सिंदूर की डिबिया जो दूल्हे की तरफ से जो दुल्हन को कपड़े वगैरह जो जाते हैं उसमें बनारसी साड़ी होना बहुत ही आवश्यक है, बिना उसके शादी नहीं होगी। भले ही आप डुप्लीकेट बनारसी साड़ी रखते, क्योंकि बनारसी साड़ी भी बहुत महंगी हो चुकी है, तो लेकिन का होना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक जो देसी मुसलमान है अपने सभ्यता संस्कृति को जीता है। अशराफ वर्ग चूंकि बाहर से आया है, अरबी, ईरानी और सेंट्रल एशिया का उसका कल्चर है, और वो, लेकिन उसने एक काम किया कि हमें रेडिकलाइज करने के लिए, विशेष रूप से जब उनका डाउनफॉल हो रहा था, मैंने एक लेख लिखा है मुस्लिम तुष्टीकरण का सच, मैंने वहाँ से शुरू किया है। सत्य हिंदी ने उसे छापा भी है, वो लेख आप पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में हमने बात जी, तो वहाँ डिटेल में मैंने उसमें बात रखा है। तो उन्होंने क्या किया कि हम जो अपनी सभ्यता संस्कृति जीते हैं, इसके लिए हमारे अंदर अपराध बोध उसने पैदा करने का किया। अगर हम उर्दू नहीं बोल पाते हैं, अरे मियाँ तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हारा तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, तुम उर्दू नहीं बोल पाते, भोजपुरी बोलने वाला आदमी कहाँ से उर्दू बोल पाएगा। शेरवानी जब तक है तो साहब हम मुसलमान ही नहीं हैं। हमारे पिताजी भी 80 तक धोती पहनते थे, मेरे दादाजी पूरी जिंदगी धोती पहना है, उनको लोग जनसंघी कहा करते थे। अब जैसे आजकल टर्म संघी चलता है, हमारे बचपन में जनसंघी चलता था, जबकि वो जनसंघ में कभी नहीं थे, वो कांग्रेसी माइंडेड थे। वो पूरी जिंदगी उनको लगता था कि नहीं, कांग्रेस ही देश का भला कर सकती है, क्योंकि वो नेहरू गांधी उस वक्त फ्रीडम जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, वो और किसी पार्टी को पार्टी नहीं समझते थे। लेकिन उनको जनसंघी इसलिए कहा जाता था कि धोती पहनते थे और वो अपने कल्चर और ये जो भी हमारा एक है हमारे परिवार में जो मुस्लिम रिश्तेदार आते थे वो कहते थे कि इनके घर जो है बर्तन हिंदुओं की तरह, क्योंकि हमारे यहाँ छिपा, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं थलिया, वो पीतल के होते थे। अब तो हर तरह की क्रॉकरी आ गई घर में। तो दो तरह के मुसलमान, एक शासक वर्गीय अशराफ जो संख्या में कम है, जो लेकिन वो प्रभाव में ज़्यादा है क्योंकि शासन सत्ता में उसकी भागीदारी, दूसरा देसी मुसलमान। इस फर्क को आप समझिए। अब मैं आता हूँ पार्टीशन पे। तो देसी मुसलमानों ने पार्टीशन का आसिम बिहारी के नेतृत्व में विरोध किया और 1946 का इलेक्शन, जिसमें आपको ये माना गया कि मुस्लिम लीग को सारे मुसलमानों ने सपोर्ट कर दिया। एक तो 1946 के इलेक्शन को सबसे पहले आप जो उसका जो फ्रेंचाइज था, यानी वोट देने का जो राइट थे, वो सारे भारतीयों को नहीं थे, पढ़े लिखे लोग, और जो प्रॉपर्टी टैक्स देते थे 60 रुपए, कहीं 50 रुपए किसी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में वो 150 रुपए था।
मेरे पिताजी ने 1968 में जब नौकरी शुरू किया तो 192 रुपया 8 आने से उन्होंने नौकरी शुरू किया। तो 1946 में आप 150 रुपये और 60 रुपये 50 रुपये का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम होगी। तो जो देसी मुसलमान है, जो कामगार मुसलमान है, या जो मीनियल काम में लगा हुआ है, साफ सफाई में लगा हुआ है, इतना पैसे वाला हो नहीं सकता है। जब इतना पैसे वाला होगा नहीं तो उसको वोटिंग राइट भी नहीं थी। एजुकेशन था, कहीं 8वीं पास था, कहीं मैट्रिक था, इस तरह। तो आप देखेंगे कि 12-13% ही लोगों को वोटिंग राइट थी, पहली चीज़। और अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट होता था, उसमें अगर आप आ जाएं तो जो मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व थी, तो उसमें वोटिंग राइट मैक्सिमम अशराफ वर्ग के लोगों को था। जो देसी मुसलमान थे, जो ठेला लगा के फल बेच रहा है, वो इतना एजुकेटेड था ना, इतना पैसे वाला था। एक बड़ी आबादी मुसलमानों की एक्सक्लूड थी उसको आप रेफरेंडम कह लिया, इलेक्शन कह ले, जो भी कह ले। उसके बाद भी आसिम बिहारी के नेतृत्व में इसका प्रतिरोध किया गया और पहली बार वो सामाजिक संगठन, जबकि आसिम बिहारी कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वो समाज को जगाने के लिए उनका जो जागरूकता कार्यक्रम था, वो कहते थे